बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज फैसला कुन समाअत हुई है और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने 3 अहम दलाइल दिए हैं, जिसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिल्कुल जो असम्बली रूल्स हैं उसके मुताबिक गवर्नर एतमाद का वोट नहीं ले सकता था। ऐसे हालात में अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के हवाले से जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने 5 सवालात फ्रेम किए थे, जिसमें यह कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास डिक्लेरेशन का कि किसी को वो डिक्लेयर करे कि वो सादिक और अमीन है या नहीं है, या नाअहल है या अहल है, क्या ये डिक्लेरेशन का इख्तियार है या नहीं है, या क्या इलेक्शन कमीशन एक अदालत है या नहीं है। 5 सवालात फ्रेम किए थे और आज से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत शुरू करना थी कि जो जस्टिस जवाद हसन साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम इसके ऊपर फुल बेंच बनाना ज़रूरी है। फुल बेंच बनाना क्यों ज़रूरी था और ये जस्टिस जवाद हसन साहब जो खुद उस बेंच का हिस्सा होंगे, उन्होंने ये क्यों किया, और वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा को अदालत ने कैसे मुस्तरद किया, उसका हवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि मोनस इलाही के दोस्त को आज अदालत में पेश किया गया था, अहमद फारान को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक तो आपको मैं बताता चलूं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में मोनस इलाही की अहलिया, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई है। उनका नाम जो स्टॉप लिस्ट में डाला गया था उसके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया है मोनस इलाही की वाइफ ने कि मैं 10 जनवरी को यानी कल लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाना था कि मुझे रोक दिया गया और कहा गया कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है, इस वजह से FIA की मनी लॉन्ड्रिंग के इंक्वायरी में इस वजह से मेरा नाम निकाला जाए और मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। ये मोनस इलाही की दरख्वास्त पर, क्योंकि मोनस इलाही की फैमिली के खिलाफ जो कार्रवाई है वो हैं उनके भाई रासिख इलाही हैं, उनकी अहलियाँ हैं, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। ना सिर्फ मोनस इलाही की वाइफ बल्कि परवेज़ इलाही की वाइफ का नाम भी ECL में या स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। जिस तरीके से वफाकी हुकूमत परवेज़ इलाही ख़ानदान पर प्रेशर डेवलप कर रही है, और आज भी राना सनाउल्लाह आखिरी लाइन में बैठे थे, जो आखिरी रो थी कमरा अदालत में, और वो मुसलसल फ़ोन पर किसी को बता रहे थे अदम एतमाद के हवाले से और ये सारी चीज़ें कि हमारे वोट के क्या मामलात हैं। क्योंकि अब ये हर हाल में इनको ये लगता है कि हम इमरान खान को दीवार के साथ चुन दें और उसके लिए पंजाब हुकूमत हमें मिलना ज़रूरी है ताकि हम सबसे बदले ले सकें, और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं और मामलात में इनके साथ हैं। बहरहाल मोनस इलाही का जो दोस्त था अहमद फारान, उसको आज CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने अहमद फरान की बायाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। CCPO लाहौर अदालत के सामने पेश हुए और अहमद फारान को भी पेश कर दिया। अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील हैं मोनस इलाही के दोस्त के, मैंने आपको बताया था कि मोनस इलाही ने अपने वकला दिए थे। अमजद परवेज़ साहब ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान के वकील हैं बल्कि ये चौधरी ख़ानदान के भी वकील हैं। अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमारा मामला हल हो चुका है, लिहाजा मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते, जिस पर अदालत ने अहमद फारान की बायाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त को निपटा दिया। और अदालत में जब अहमद फारान को पेश किया गया तो उसके सर पर ज़ख्म थे, तो उसका सर ज़ख्मी था। तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि ये आप क्या हुआ, ज़ख्मी कैसे हुए हैं? तो कहते हैं जी, उनसे पूछा गया कि आप थे किधर? तो कहते हैं जी कि मैं घर पे ही था और मैं अपनी फैमिली मेम्बरान के साथ था और मैं गाड़ी का दरवाज़ा मुझे लगा है कि इस तरीके से मैं ये ज़ख्मी हुआ हूँ। अब ये चूँकि एक अफ़सोसनाक चीज़ है और हमारी जो अदालतें हैं बजाय इसके कि इस सारे मामले को डिटेल में देखें कि कौन है, कैसे ये सारा मामला हुआ, किसने इनको गिरफ़्तार किया, ये ज़ख्मी कैसे हुए और किस हाल में ये अदालत आया है, चूँकि किसी भी सतह पर इनके मामलात हल हो गए थे और गुलाम महमूद डोगर ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया, अमजद परवेज़ साहब ने भी अपना किरदार अदा किया और इस तरीके से अहमद फारान को मामलात यहीं ख़त्म कर दिए गए और उनको रिहाई दिलवा दी गई। तो ये, और लेकिन वो ज़ख्मी था और वो अदालत में जब उसको पेश किया गया तो वो ज़ख्मी था। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त थी, जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को हुक्म इम्तनाई जारी किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उस पर समाअत हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटार्नी जनरल नसर अहमद ने अदालत से कहा कि इमरान खान की जो दरख्वास्त है ये नाकाबिल समाअत है। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इसी नौयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से यहाँ दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती।
الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں جواب جمع کروانے کا موقع دیا جائے. ہمارے جو سینئر وکیل ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممنوع فنڈنگ کیس میں مصروف ہیں. آج وہاں پر فائنل آرگومنٹس ہے لارجر بینچ کے سامنے، اس وجہ سے وہ آج نہیں آ سکے. ہمیں تاریخ دی جائے اور تاریخ کی استدعا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو کہا کہ جناب اس درخواست کو خارج کیا جائے. جسٹس جواد نے کہا کہ درخواست گزار پنجاب کا رہنے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گزشتہ سماعت پر یہ معاملہ عدالت کے سامنے پیش ہوا تھا، آپ یہاں موجود نہیں تھے اور عدالت نے جو جورسٹکشن کا معاملہ تھا اس کو حل کر لیا تھا. عدالت کے سامنے جو وکیل عمران خان نے دلائل دیا کہ عدالت کے سامنے اپنی درخواست میں نے تمام حقائق رکھ دیے ہیں کہ ہم نے لاہور میں درخواست دائر کیوں کی ہے اور اس وقت پٹیشنر لاہور میں موجود ہے اور وہ اسلام آباد میں جانا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے اسی کیس میں اپنا جواب جمع کرا دیا. آج احمد اویس صاحب نے پنجاب حکومت کی جانب سے اپنا جواب جمع کروا دیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رائے شاہد سلیم نے ایڈوکیٹ جنرل کا جواب عدالت میں جمع کروایا. عدالت نے اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کو عدالتی معاون کے لیے طلب کیا تھا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا 15 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے، نہ ہی اس کو کسی کو نہل کرنے کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن غیر قانونی اختیار استعمال کر رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. پنجاب حکومت کے وکیل نے الیکشن کمیشن کو کیا جو پوسٹ مارٹم کیا اور الیکشن کمیشن کا جو تمام چہرہ ہے وہ 15 صفحات پر مشتمل اپنے جو احمد اویس صاحب ایک دبنگ وکیل ہیں اور وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جب سے بنے ہیں تو انہوں نے صحیح ٹف ٹائم دیا ہے اندر بیٹھے لوگوں کو بھی اور شریف خاندان کو بھی. جسٹس جواد نے کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ہم نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس میں بہت بڑے آئینی سوالات ہیں جو الیکشن کمیشن کا ہمیشہ کے لیے جو رول ہے، جو کردار ہے، اس کو واضح کر دیں گے، اختیارات کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیں گے. اگر سنگل بینچ میں ہم اس کو سنتے رہے تو الٹیمیٹلی مختلف ہائی کورٹس میں ڈویژن بینچ یا لارجر بینچ الیکشن کمیشن کے معاملات کو سن رہے ہیں تو ہائی کورٹس کی حد تک یہ جو ہماری ججمنٹ ہوگی یہ اس کو ڈویژن بینچ میں یا لارجر بینچ میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا یا یہ اس کو دیکھا نہیں جائے گا. اس وجہ سے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو واضح طریقے سے دائرہ اختیار کو واضح کیا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ فل بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہیں چیف جسٹس کو. چیف جسٹس صاحب اس پہ فل بینچ بنا دیں اور پھر اس پر ڈیٹیل سے تمام فریقین کو جج صاحب نے کہا میں سنوں گا. اب جب فل بینچ بنے گا یا جسٹس جواد حسن صاحب اس کو خود ہیڈ کریں گے یا اس بینچ کا حصہ ہوں گے، چونکہ کوشچن انہوں نے فریم کیے ہیں اس وجہ سے اس بینچ میں انہوں نے ہی ہونا ہے. عدالت نے سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ 17 جنوری کو ہم اس کے اوپر 17 جنوری تک جو آنریبل چیف جسٹس ہیں وہ بینچ بنا دیں گے تو پھر ہم اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے. ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو کسی بھی کارروائی سے روکنے کے حکم امتناع میں بھی توسیع کر دی. جو اسٹے آرڈر تھا اس میں بھی توسیع جاری کر دی کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف کوئی بھی تادیبی کارروائی نہیں کرے گا. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. جبکہ دوسری جانب پرویز الہی کی درخواست پر جب وقفہ کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ کی سماعت تھی اور علی ظفر صاحب ہی دلائل دیتے رہے. عدالت میں جو 5 رکنی بینچ ہے جس میں عابد عزیز شیخ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں جسٹس چودھری اقبال صاحب ہیں، جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب ہیں، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب ہیں. زیادہ تر جو عابد عزیز شیخ صاحب کے ساتھ جسٹس عاصم حفیظ صاحب سوالات کرتے رہے اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے رہے. علی ظفر صاحب نے جب دوبارہ دلائل کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے پورا طریقہ کار آئین میں موجود ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے گورنر اچانک صبح اٹھ کر کہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں. 5 ماہ قبل وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اپنی اکثریت دکھائی تھی اور آئین میں اسمبلی توڑنے کا اختیار منتخب نمائندے یعنی وزیر اعلیٰ کو دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز جاری کرے گا اور 48 گھنٹوں میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. یہ اختیارات آئین نے دیے ہوئے ہیں. جو بندہ 5 ماہ پہلے اکثریت لے کے وزیر اعلیٰ بنا ہے، 5 ماہ میں اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے؟ اور وہ بھی اس وقت کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جب گورنر پنجاب ایک سیاسی جماعت کی ایما پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ عدالت کو علی ظفر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کی بدنیت ہی دیکھیں کہ جس دن لاہور ہائی کورٹ میں پہلے ہم نے جب اسمبلی تحلیل کی بات کی تو یہ عدم اعتماد لے کر آ گئے. عدم اعتماد کے آدھے گھنٹے کے بعد اعتماد کے ووٹ کا گورنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن آ گیا. 23 دسمبر کو جو ہمیں اسمبلی تحلیل کرنے سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے،
23 दिसंबर को इन्होंने अदम एतमाद वापस ले ली। मतलब ये है कि अदम एतमाद इन्होंने दी थी सिर्फ असम्बली की तहलील रुकवाने के लिए। इनको पता था इनके पास 186 लोग नहीं है। जब इनके पास 186 लोग नहीं है तो इसका मतलब है 186 परवेज इलाही के साथ हैं। फिर भी जो गवर्नर कहे कि आप एतमाद का वोट लें तो ये गवर्नर की बदनीयती है। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए और साथ जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने यह भी कहा कि जब 20% मेंबरान ने आपके खिलाफ अदम एतमाद जमा करवा दी तो क्या पता उन 20% मेंबरान को ही देखकर गवर्नर ने ये माइंड बनाया हो। उस पर उन्होंने कहा कि जनाब आधे घंटे में कौन सा माइंड बन जाता है कि 9 बज के अगर 14 मिनट पर रात को 19 दिसंबर को अदम एतमाद आती है और 9 बज के 52 मिनट पे गवर्नर पंजाब ये जारी कर देते हैं, तो ये आधे घंटे में कौन सा माइंड बनता है। और दूसरा उन्होंने कहा हमारा यही तो पॉइंट है कि नून लीग ने अदम एतमाद जमा करवाई और नून लीग को देखकर ही गवर्नर ने ये फैसला किया। इसका मतलब यह है गवर्नर असेंबली को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ लीगी मेंबरान को देख रहा था। वो तो है ही अपोजिशन में, वो तो उन्होंने कौन सा वोट दिया था कि उनका एतमाद वजीर आला को चाहिए था। तो इस पर जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में गवर्नर ने 19 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि अगर गवर्नर कहते कि एतमाद का वोट 10 दिन में लें तो फिर क्या होता। बैरिस्टर जफर साहब ने कहा कि 19 दिसंबर को पहले तहरीक अदम एतमाद आई, इसके चंद मिनटों के बाद गवर्नर ने भी अपना हुक्म जारी कर दिया। इस सारी कहानी का मकसद असेंबली की तहलील रोकना था और 23 दिसंबर को जैसे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली गई। उन्होंने कहा कि आइन ने गवर्नर को इख्तियारात दिए मगर इसका भी एक तरीक़ाकार है। गवर्नर पंजाब अगर वज़ीर आला पंजाब के एतमाद पर मुतमईन नहीं तो गवर्नर पंजाब असेंबली स्पीकर को इजलास बुलवाने का कहते हैं और स्पीकर असेंबली गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद मेंबरान को नोटिस जारी करता है। मगर मौजूदा केस में ऐसा नहीं किया गया। अलबत्ता गवर्नर पंजाब एतमाद के वोट के लिए दिन मुकर्रर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा लड़ाई दो पड़ोसियों की थी और फैसला वज़ीर आला के खिलाफ आ गया। मामला गवर्नर और स्पीकर का था, फैसला इन्होंने वज़ीर आला के खिलाफ दे दिया। और दूसरा ये है गवर्नर को स्पेसिफिक टाइम नहीं मुकर्रर कर सकता कि कब एतमाद का वोट लेना है, वो सिर्फ स्पीकर को कह सकता है। आगे इजलास बुलाना स्पीकर का काम है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने जियो पर एक देखा है कि वो इसको अटार्नी जनरल लिख रहे हैं। अभी तक ये अटार्नी जनरल के वो आज बतौर अटार्नी जनरल पेश भी नहीं हुए। वो गवर्नर पंजाब के वकील थे खालिद इसहाक भी और मंसूर अवान साहब जिनको अटार्नी जनरल लिखा जा रहा था वो गवर्नर पंजाब के वकील थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी वकला और अली जफर साहब पेश हुए। खलील ताहिर सिंधु, पीर अशरफ रसूल भी आ गए और जो पाकिस्तान नून लीग के MPs हैं, और राना सनाउल्लाह, अता तारड़, राना मशहूद भी मौजूद थे। अब अदालत ने इस दरख्वास्त में जो है वो मज़ीद समाअत को कल सुबह 9 बजे के लिए मुलतवी किया। अदालत ने कहा कल हम फैसला सुनाएंगे, कल 9 बजे हम इसके ऊपर समाअत शुरू कर देंगे ताकि 2-3 घंटों में हम समाअत को मुकम्मल करें। उसमें मंजूर वट्टू केस को भी पढ़ा गया और जो अली जफर साहब ने ये बताया कि गवर्नर जब सेशन जारी हो, आईन पाकिस्तान में तो ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि दौरान सेशन वो एतमाद के वोट का नहीं कह सकता, लेकिन आइन ने बार नहीं किया। लेकिन जो रूल्स हैं, असेंबली के रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नर नहीं बना सकता। चूंकि अब रूल्स पहले से बने हुए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना स्पीकर की भी जिम्मेदारी है, गवर्नर की भी जिम्मेदारी है। इस वजह से जो गवर्नर ने जारी किया है अहकामात और जो उनकी जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है दौरान सेशन, ये भी दुरुस्त नहीं है। जो उन्होंने गवर्नर ने खुद टाइम स्पेसिफिक बता दिया है कि इस टाइम आप एतमाद का वोट लें, वो भी गलत है। तीसरा यह है कि जब स्पीकर ने गवर्नर का फैसला कलअदम करार दे दिया तो गवर्नर का कोई फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि स्पीकर के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। इस वजह से इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो गवर्नर के एतमाद के वोट का नोटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये 3 पॉइंट्स थे जिन पर ज्यादा बात की गई और अब सुबह दोबारा अली जफर साहब दलाइल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है मुझे 1 घंटा चाहिए होगा अपने दलाइल मुकम्मल करने को और उसके बाद फिर अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, जो पंजाब हुकूमत के वकील हैं, और वफाकी हुकूमत के वकला भी बहस करेंगे, और जो मंसूर आवान साहब हैं गवर्नर पंजाब के वकील, वो भी इसके ऊपर दलाइल देंगे। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।